दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। कभी ना कभी किसी ना किसी ज़माने में हर इंसान से कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है जो कि उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। मुझसे भी एक ऐसी ही गलती हुई थी जो कि मेरी सारी ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई। बस एक सवाल। उसे एक गलती ने मेरा सुकून छीन लिया और मेरी आत्मा में बेचैनी सी पैदा कर दी। सुख, शांति, खुशी, इन सब जज्बातों से मैं बहुत दूर हो गया। अपनी उस गलती की वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया। आपको बता दूं कि मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। आज मैं आप सभी को आपके साथ खुद पर बीती हुई घटना सुनाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, इस घटना को गुजरे हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज भी मैं ये सारी बातें भुला नहीं पाया। वो चिल्लाने और सिसकियों की आवाजें, एक अजीब सा कहता हुआ अंदाज, आंसू भरी आंखें। आज भी जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो ये सब मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उन दिनों माँ को मेरी शादी का शौक चढ़ गया। उठते बैठते जब देखो मेरी शादी के सपने देखती। हर वक्त एक बहू को घर में लाने की बातें करती। उन्हीं दिनों मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। वो हमारे ही ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। वो पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई। मुझे उस लड़की से धीरे धीरे प्यार हो गया। एक दिन जब मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने की बात कही तो वो सुनकर शर्मा गई। कहने लगी कि ये बात आपको मेरे माता पिता से करनी चाहिए, मुझसे नहीं। उसकी बातें सुनकर मैं खुश हो गया कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है और ठीक उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वो सुनकर एकदम खुश हो गई। और ठीक जब माँ लड़की के माता पिता से बात करने के लिए गई तो मैं लगातार उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था कि कब वो वापस आकर मुझे खुशखबरी सुनाएंगी। पर जब माँ वापस आई तो मुझे बहुत परेशान सी लगी। मेरे पूछने पर बताने लगी कि उन लोगों ने ये शर्तें रखी हुई हैं। वो अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकते जो एक किराए के घर में रहता हो। वो चाहते हैं कि उनकी होने वाली बेटी का अपना घर हो। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी मैं अपना घर कैसे ले सकता था। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे और अगर मैं घर ले भी लूं तो शादी का खर्चा कैसे करता। माँ की बातें सुनने के बाद अगले दिन मैंने सपना को समझाने की कोशिश की। कहने लगी कि अगर मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो आपको मेरे माता पिता की बात माननी होगी, वरना तुम मुझे भूल जाओ। इसके बाद मैंने अपने जमा किए हुए पैसे निकाले और कुछ अपने दोस्तों से उधार लिया। घर पर मेरे पिता की एक पुरानी सी गाड़ी थी जिसे मेरी माँ ने संभाल के रखा हुआ था। जब ठीक मैंने उस गाड़ी को बेचने की बातें की तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर भी उन्होंने मुझे गाड़ी बेचने की इजाजत दी थी। कुल मिलाकर मेरे पास इतने पैसे तो बन गए थे कि मैं एक छोटा सा घर ले सकता था। मैंने ठीक अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर से बात की, अपनी डिमांड उसे बताई। उसने मुझसे कहा कि इतने कम पैसों में आपको शहर में घर नहीं मिल सकता, लेकिन शहर से दूर थोड़े वीरान इलाके में आप जरूर घर के मालिक बन सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, लोग धीरे धीरे वहां पर अपनी जमीनें ले रहे हैं। अब आपके पास जितने पैसे हैं उसमें तो इतना ही हो सकता है। डीलर की बात सुनने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मैंने उससे कहा कि बस एक बार मेरा अपना घर बन जाए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। खैर, प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे कई सारे घर दिखाए जिनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। दिखाते वक्त वो एक बात और भी कह रहा था कि जगह थोड़ी सुनसान है, इसीलिए कई लोगों ने घर खरीदने के बाद उसे बेच भी दिए। लेकिन वो ये नहीं जानते आगे आने वाले समय में ये जगह कितनी मशहूर हो सकती है। मैं उसकी बातें सुन ही रहा था कि अचानक एक घर देखकर मेरे कदम रुक गए। मैंने डीलर से कहा, ये घर किसका है? और अगर इस घर के मालिक इसे बेचना चाहते हैं तो मेरी उनसे बात करवा दो। साथियों, वो घर शहर से थोड़े ही फासले पर था। और तो और सबसे अच्छी बात, उस घर के कुछ ही फासले पर और भी बहुत सारे घर बने हुए थे। यूं समझ लीजिए कि उस तरफ आबादी ज्यादा थी। बस इसीलिए मैंने उनसे कहा कि काश ये घर बिकाऊ हो। लेकिन डीलर मेरी बात सुनकर खामोश हो गया और फिर कुछ सोचकर कहने लगा कि ये घर तो आपको नहीं मिल सकता। मैंने उनसे कहा, क्या बहुत महंगा है? वो कहने लगा कि ये घर थोड़ा अजीब है, इस घर के बारे में अजीब अजीब सी बातें हैं। ये मैं नहीं कहता, इस इलाके में फैली हुई है। लोगों का कहना है
कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं। जो भी आदमी यहां पर आता है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। कहते हैं कि इस घर में रहने वाले भूत प्रेत उस आदमी को भगा देते हैं। उस वक्त मैंने भी हाँ में सर हिलाया, लेकिन जब मैंने मोहल्ले के आदमी से यही बात सुनी तो मैं जोरों से हंस पड़ा। कहने लगा कि अरे बाबा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आजकल के ज़माने में इन बातों पर यकीन कौन करता है। मैंने प्रॉपर्टी डीलर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आप मेरी उस मालिक से बात करवाओ। और ठीक जैसे ही मैंने मकान मालिक से मकान खरीदने की बात की तो वो मेरी बात सुनकर एकदम खुश हो गया। उसने मुझसे ज़्यादा मोल भाव नहीं किया, मेरे जितना कहने पर वो मान भी गया। सच कहता हूं, मैं बहुत खुश तो था, लेकिन थोड़ा हैरान भी हो गया था कि एक ऐसा घर जो दिखने में ठीक ठाक है वो मुझे कैसे मिल गया। ये बात जाते ही मैंने घर पर बताई तो माँ मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि अगर इतना ही अच्छा घर है तो वहां पर कोई क्यों नहीं रहता। बेटा, जरूर वहां कुछ ना कुछ तो होगा, वरना ऐसे अपना घर छोड़कर कोई भी नहीं चाहता। मैं मानती हूं कि तुम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, मगर तुम्हें क्या मालूम कि उस घर पर ऐसा क्या है जो किसी को दिखता नहीं लेकिन असर जरूर छोड़ रहा होगा। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे क्षमा करना, अब इतने कम पैसों में इस घर से बढ़िया कोई घर नहीं था। चाहो तो आप एक बार देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उस घर को खाली कर देंगे। खैर, जब मैं इस घर में सामान शिफ्ट कर रहा था तब एक बार वहां के लोगों ने मुझे रोका। कहने लगे कि लगता है आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो आप इस घर में रहने के लिए आ गए। उन लोगों की बात पर मैंने जवाब दिया, भाइयों, मैं अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए इस घर में आया हूं। मेरी इस बात पर वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहने लगे कि आज से पहले इस घर में और भी लोग आए हैं, मगर 2 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं टिक पाया। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, इस घर में कुछ ऐसा है, न जाने क्या है, लेकिन यह अजीब सा डरावना पेड़ उन लोगों को यहां से भगा देता है। तुम तो यकीन भी नहीं करोगे, उन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं पेश आती हैं कि वो लोग ये घर छोड़कर यहां से भाग जाते हैं। तभी तो सोचो, मकान के मालिक ने ये घर बेचने का क्या फैसला किया, जबकि देखा जाए तो ये घर यहां के घरों से काफी अच्छा दिखता है। आपका क्या है, आपने डीलर की बातों में आकर इस घर को खरीद लिया। दूसरी तरफ मां की आवाज भी आई। कहने लगी कि बेटा, हम लोग अपना जीवन सही से गुजार रहे हैं, ठीक वैसे ही अजीब शक्तियां भी इस दुनिया में रहती हैं। माना कि तुमने इसकी कीमत चुकाई है, मगर एक बार सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं। मैंने मां से कह दिया कि मां, जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो हर किसी में एक जलन की भावना पैदा हो जाती है। शायद इन लोगों में से किसी के पास इस घर को खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। पर खैर, आप घर के अंदर चलिए। साथियों, मैंने जैसे ही घर के अंदर पैर रखा तब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर गुजर गया। मानो मैं खुश हो गया। ऐसा लगा कि जैसे गिरते हुए पसीने पर किसी ने ठंडा पंखा चला दिया हो। नहीं मालूम था कि वो हवा कुछ और थी। उसी वक्त मेरी नजरें पीपल के पेड़ की तरफ पड़ी। वो पीपल का पेड़ ठीक दरवाजे के सामने ही था, मानो 5 कदम की दूरी पर हो। सबसे बड़ी बात, जब मैंने उस पेड़ को नीचे से ऊपर तक देखा तो एक बार को तो मुझे भी डर लगने लगा। इतना घना पेड़, वो पेड़ ऐसी बनावट में बना हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पेड़ पर कोई है जो कि मुझे छिपकर देख रहा हो। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, वो भी ठीक उसी पेड़ की तरफ देख रही थी। न जाने क्यों वो अपने मन ही मन में काली माता के मंत्रों का जाप कर रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि तुम मुझे एक बार भी खरीदने से पहले इस घर में नहीं लेकर आए। अगर एक बार तुम मुझे ये घर दिखा देते तो मैं तुम्हें यह खरीदने से मना कर देती। माँ ने कहा, बेटा, घर में पेड़ होना अशुभ नहीं होता, मगर इस पेड़ को लेकर यही नहीं दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं। क्या तुमने रास्ते में देखा नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे लोग भगवानों की तस्वीर भी रखते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि जहां भगवान वास करते हैं वहां शक्तियां भी आ सकती हैं। दोस्तों, पहली बार मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर मैं अपनी गलती इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था, इसलिए मैंने माँ को टाल दिया। मैंने ठीक अपने बढ़ते हुए कदम घर के अंदर की ओर बढ़ा दिए। मैं नहीं जानता था कि मैंने किस तबाही को अपने घर का रास्ता दिखाया है। मैंने खुद अपने परिवार को कैसी मुश्किल में डाला है। इन सबके बीच एक बात थी कि सपना के माता पिता को
अब हमारी शादी से बिल्कुल ऐतराज नहीं था। तो ठीक मैं सपना को दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आ गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि जिस लड़की को मैंने पहली नजर में पसंद कर लिया, आज उसी को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। वो ठीक कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, दिल में जज्बात पैदा हो रहे थे। मैं अपने दोस्तों को दरवाजे के बाहर छोड़कर जब घर के अंदर जाने लगा तो अचानक मेरी नजर फिर उस दोबारा पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां पर कुछ चमक रहा हो। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि अरे ये तो लाइटों की रोशनी है। लेकिन जैसे जैसे मैं पेड़ के पास पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। पेड़ के ऊपर जगह जगह पर दिए जल रहे थे। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पेड़ को किसी खुशी की वजह से सजाया हो। मेरा दिल एकदम मुस्कुरा गया। मैंने सोचा कि शायद मेरी माँ ने ये दिए पेड़ पर जलाए हैं। मगर माँ, वो तो इस पेड़ से खौफ खाती थी। वो कभी भी इसके पास नहीं आती थी। उसी वक्त मुझे पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि शाम के बाद तुम इस पेड़ के करीब मत जाया करो, मगर एक तुम ही हो जो मेरी इस बात को सुनते ही नहीं हो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? इस वक्त तुम्हें अपनी पत्नी के पास होना चाहिए, ना कि इस पेड़ के पास। माँ की बात सुनते ही मैंने मंजर देखा तो अचानक मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। पेड़ दोबारा अंधेरे में डूब चुका था। मैंने अपनी आंखों को मसल कर देखा, वहां पर कोई भी दिया नहीं जल रहा था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया, जहां मेरी पत्नी चेहरे पर घूंघट किए मेरा इंतजार कर रही थी। मैं ठीक दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के पास आकर बैठा। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया तो अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी पत्नी का चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर जगह जगह पर खून लगा हुआ था। चेहरे पर बड़े बड़े बाल आ गए थे। मैं अपना दिल थाम कर रह गया। मैंने तुरंत अपनी आंखों को मलकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरी पत्नी हैरत से मुझे देखे जा रही थी। कहने लगी कि क्या हो गया आपको? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अब जब मैंने गौर से सपना का चेहरा देखा तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। सर से लेकर पांव तक वो मेरे लिए ही सजी हुई थी। सच कहता हूं, ये सब देखकर मुझे अनजानी सी खुशी हुई। मगर जो मंजर मैंने कुछ देर पहले देखा था वो मेरे दिमाग में चिपक कर रह गया। मैं सोच रहा था कि आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक बार फिर मैंने खुद को सोचकर ये तसल्ली दी कि ये सब मेरा वहम है। पिछले कितने दिनों से मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। कल भी रात भर दोस्तों के साथ मसरूफ रहा, जिसके कारण मैं सो भी नहीं पाया। शायद ये सब नींद पूरी ना होने के कारण मुझे महसूस हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद दोबारा मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। मगर बीते कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी पत्नी को बहुत परेशान देखा। वो एकदम खौफसदा लग रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर हो। मैंने जैसे ही सपना से उसके परेशान होने का कारण पूछा तो अचानक उसने मुझे टाल दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगी कि कुछ नहीं, शायद मेरा वहम हो सकता है। उसकी बातें सुनकर मैं भी हैरान था कि सपना को किस बात की परेशानी होगी। वो तो मेरे साथ बहुत खुश है। पर उसकी वहम की बात सुनने के बाद मैं भी चुपचाप शांत हो गया। खैर, वो दिन और आने वाले 2-3 दिन बड़े आराम से गुजरे। इसी बीच एक रात की बात है, सपना अपने माता पिता के घर रहने के लिए चली गई। जैसा कि शादी के बाद होता ही है, शादी के अगले दिन बेटी अपने घर वापस जाती है। पर खैर, उस दिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी वो मेरे पास होती तो मैं उसके साथ अपने दिल की बहुत सारी बातें करता। यही सोचते सोचते आधी रात का वक्त हो रहा था। दरवाजा अचानक से खुला। उस वक्त मैं आधी नींद में था। दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। सपना, तुम यहां इस वक्त? तुम तो अपने माता पिता के घर गई थी, वापस कब आ गई? वो धीरे से चलते हुए मेरे पास आई। कहने लगी कि मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं वापस चली आई, क्योंकि मेरा आपके बगैर मन नहीं लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि आप इस वक्त मेरे पास हो और हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करें। दोस्तों, ये सब सुनकर मेरा तो मन खुशी से झूमने लगा, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तब से पहली बार सपना ने मुझे प्यार का इजहार किया था और तो वो खुद मेरे पास आई थी। मैंने ठीक अपने और उसके दरमियान सारे फासलों को मिटा दिया था। कितनी देर तक हम दोनों ने बातें की,
और जैसे ही मेरी आंखें बंद हो रही थी, सपना मुझसे कहने लगी कि मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई थी। मैं ठीक करवट बदलकर लेट गया। उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी ज़ोरों से बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाया तो सपना का नंबर आ रहा था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। सोच रहा था कि वो तो वॉशरूम में गई है, मुझे वहाँ से फ़ोन क्यों कर रही है। मैंने ठीक जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो सपना कहने लगी कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। सुबह होते ही आप मुझे लेने आ जाइएगा। पता नहीं आपने कौन सा जादू किया है कि एक रात भी आपके बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। दोस्तों, मैं सपना की बातों को गुमसुम दिमागी से सुन रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे फ़ोन काट दिया और सोचने लगा कि ये सब क्या था। सोच रहा था कि अभी भी तो वो यहीं पर है, ये मुझसे इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है, क्या वो मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं ठीक अपनी जगह से उठा और अपना शक दूर करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह देखकर मेरे दिल को शांति महसूस होने लगी कि सपना घर में ही है, शायद वो मुझे डरा रही है। मैंने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वॉशरूम में तो कोई भी नहीं था। मैंने चुपचाप पानी की टोटी बंद की और वापस पलटकर कमरे में आया। मैंने ठीक जैसे ही कमरे की कुंडी लगाने की कोशिश की तो ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया। कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था और जैसा कि मुझे याद था कि जब सपना कमरे में आई थी तो उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई थी और तो वो कुंडी वैसे ही लगी हुई थी, मगर सपना कहीं भी नहीं थी। मैंने ठीक से देखा, कमरे के बाहर से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। सच कहता हूं, मेरा दिमाग चकरा गया। ये सब जो कुछ भी हुआ मैं उसे अपना सपना समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चाहता तो मैं अपनी माँ को भी उठा सकता था, लेकिन उनको उठाना मेरे लिए उस वक्त ऐसा हो गया था जैसे अपने ही बातों से पलट जाना। कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर अजीब सा क्या वाक़या हुआ। पहली बार मेरे दिल में अजीब सा खौफ था। बस यही सोचते सोचते न जाने में कब सो गया, पता ही नहीं चला। आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी और तो और मेरे ऑफिस की छुट्टी भी थी, इसीलिए मैं अपने घर पर ही था। सबसे बड़ी बात, सपना घर पर आ चुकी थी, इसीलिए मैं अपनी छुट्टी पर भी था। छुट्टी के दिन मैं हमेशा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी गुजारता था, मगर आज का दिन बहुत अजीब था। मुझे हर एक चीज़ से अजनबीपन महसूस हो रहा था। माँ और सपना ने मेरा चेहरा देखा तो वो भी परेशान हो गए। कहने लगे कि अजय क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने माँ को मुस्कुराते हुए टाल दिया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बैठने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकल कर आया और ठीक टहलते टहलते जब मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक वो पेड़ जोरों से हिलने लगा। पर देखते ही देखते उसमें बहुत तेजी आ गई। उसकी टहनियाँ जमीन के साथ लग रही थी, जबकि बाकी पेड़ पौधे अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश खड़े थे। सच कहता हूँ, मैं इस मंजर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहली बार मुझे इस पेड़ के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मोहल्ले वाले इस घर और पेड़ के बारे में जो भी बातें करते हैं शायद वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने मोहल्ले वालों से इस पेड़ के बारे में सुना था। सभी कहते थे इस घर में कुछ अजीब है। थक हार कर अब मैं मोहल्ले वालों से इसकी सच्चाई जानना चाहता था। मैं ठीक घर से बाहर निकल कर आ गया और फिर आसपास जाने वाले लोगों से बातों ही बातों में इस घर और पेड़ के बारे में पूछने लगा। मोहल्ले में रहने वाला ठीक एक लड़का जिसके साथ मेरी अच्छी बातचीत थी और ठीक हमसे पहले रहने वाले यहाँ के लोगों के बारे में पूछा कि आखिरकार वो घर छोड़कर क्यों चले गए। वो ठीक मुझे देखकर हंसने लगा, कहने लगा कि मुझे तो आप लोगों पर हैरत होती है कि अभी तक आप लोग इस घर में रह रहे हैं। सच तो ये है कि इस घर में रह रहे उस भूत ने आप लोगों को अभी तक घर से क्यों नहीं भगाया। मैं अनजान था। मैंने उससे कहा कि आज तक मैंने कोई अजीब बात तो नहीं देखी। अगर तू इस घर के बारे में जानता है तो बता, तो क्या जानता है। मेरी इस बात पर उसने कहा कि लोगों को यहाँ पर रहते हुए बहुत कुछ अजीब होता था। कभी घर में आग लग जाती तो कभी खुद ही पानी की टोंटियाँ खुल जाती। कई बार तो रात को छत में
किसी के भागने की आवाज़ आती और तो और कभी उन लोगों को किसी के हंसने, रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती। सच कहता हूँ, इस पेड़ से सब लोगों को डर लगता था जो कि आपके घर के बीचों बीच है, क्योंकि इस पेड़ पर उन लोगों ने कितनी बार अजीब भूत देखा। आज से पहले कभी भी 2 दिन से ज़्यादा कोई भी इंसान इस घर पर टिक नहीं सका। जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबका यही कहना है कि इस पेड़ पर भूत है। यही देखते सुनते मकान मालिक ने तंग आकर इस घर को बेचने का फैसला किया और ठीक आप लोगों ने इस घर को खरीद लिया। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मुझे सच में परेशानी का एहसास हुआ, क्योंकि रात में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मैं किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता, क्योंकि जो लम्हे मैंने अपनी पत्नी समझकर उस लड़की के साथ बिताए थे, वो लम्हे अब तक मेरे मन में हलचल मचा रहे थे। मैं लगातार ये सोच सोचकर पागल हो रहा था कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थी। न जाने मेरे कमरे में कैसे आई और फिर अचानक से गायब भी हो गई। उसे देखकर तो मैं भी धोखा खा गया था। मैं बस अब इस पेड़ का राज जानना चाहता था। आखिर इस पेड़ पर ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पर लोगों को रहने नहीं देती? आखिरकार क्यों तंग करती है? इन सब का कोई तो कारण होगा। दोस्तों, इस बात पर उस लड़के ने मुझ पर ऐसा खुलासा किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कहने लगा कि इस पेड़ का राज आज तक कोई नहीं जान सका। ये पेड़ ऐसा खतरनाक और अजीब है कि अचानक रातों रात ये पेड़ जमीन में उगाया था। कहते हैं उस दिन के बाद से इस घर में अजीब चीजें नजर आने लगी, क्योंकि उस दिन से पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरे हिसाब से तो ये पेड़ ही इसका कारण है। अगर इस पेड़ को कटवा दिया जाता तो मुझे विश्वास था इस घर में जो भी शक्तियां हैं वो यहां से चली जाती। दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मैं घर आकर इस बारे में सोच रहा था। रात को आधी वक्त का समय था जब अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैंने जैसे ही सपना की तरफ देखा तो वो कमरे में नजर नहीं आ रही थी। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, मगर जब वो वापस कमरे में नहीं आई तो मैं अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। सोचने लगा था कि वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है और क्यों। यही सोचकर मैं बेड से नीचे उतर गया और कमरे से बाहर आया। हमारे घर के हॉल का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं परेशान हो गया। मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि घर में कोई चोर ना आ गया हो और वो हम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं भागते हुए दरवाजे से बाहर निकला। आंगन में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी ठीक उसी पेड़ के सामने खड़ी है। उसके बाल खुले हुए हैं, हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। मैं भागते हुए अपनी पत्नी के पास आया। मैंने कहा, क्या हुआ सपना? तुम इतनी रात को यहां पर क्यों खड़ी हो और इस तरह क्यों हंस रही हो? मैंने गुस्से से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया और ठीक जैसे ही उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस वक्त उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। साथियों, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक तरफ खींचने लगी। उसका हाथ बहुत सख्त था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें 10 मर्दों की ताकत आ गई हो। मैं अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले जा रही थी। कह रही थी कि अब डर क्यों रहे हो, पीछे क्यों हट रहे हो? मुझे ही तो तलाश करते तुम यहां पर आए, और अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं तो इनकार कर रहे हो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जैसे तैसे वो मुझे कमरे में लेकर आ गई। वो ठीक मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैं बहुत ज्यादा हैरान था, परेशान हो चुका था। आखिर मेरी पत्नी को ये क्या हो गया? मेरी तबीयत अजीब सी हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो माँ मेरे सर के ऊपर खड़ी थी। कहने लगी कि क्या हो गया बेटा, आज से पहले तुम इतनी देर तक नहीं सोए। अब तो तुम्हारे ऑफिस का समय भी निकला जा रहा है, जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो। मैं ठीक अपनी माँ के साथ पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वो ठीक मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर मेरे कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसका चेहरा देखने में नॉर्मल तो था, मगर उसकी आंखें कुछ कहती हुई महसूस हो रही थी। सच कहूं तो ना तो मेरा नाश्ता करने का मन था और ना ही किसी से बात करने का। पर खैर, उस दिन मैं जैसे तैसे अपने घर से चला गया। दोस्तों, यहां से कहानी थोड़ी अलग हो गई। अब हर रोज मेरी पत्नी मुझसे शिद्दत से प्यार करने लगी। मेरे इनकार करने पर वो गुस्सा हो जाती। कई बार तो कमरे की चीजें जमीन पर फेंकने लगती। इन सब के दौरान उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगती।
ऐसा लगता जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो। एक दिन ऐसे ही उसकी आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि माँ भागते हुए कमरे में आ गई। मेरी पत्नी की ऐसी हालत देखकर माँ बहुत घबरा गई। माँ मेरे पास आकर कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी पर कोई साया का असर हो गया है। ध्यान से देखो, इसकी हालत बहुत अजीब लग रही है। दोस्तों, सच कहता हूँ, उस वक्त उसके मुंह से दो आवाज़ें निकल रही थी। वो पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। एक बार तो उसने बहुत ही अजीब हरकत कर दी। माँ कमरे में पूजा कर रही थी तो ये अचानक गुस्से से चिल्ला पड़ी। कहने लगी कि जो कुछ भी कर रही हो उसे पढ़ना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ मेरी तरफ बहुत परेशानी से देख रही थी। वो चुपचाप मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। मैंने माँ से इसका कारण पूछा तो कहने लगी कि इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने आप में नहीं है, वो किसी प्रेत के असर में है। हमें किसी बाबा को घर पे बुलाना होगा ताकि हमें वो इस समस्या से छुड़वा सके। दोस्तों, अब तक मैं ये सब कुछ नजरअंदाज कर रहा था, वहम समझकर टालने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक ऐसी हकीकत थी जिसे मैं झुटलाने की कोशिश कर रहा था। मगर सच कभी नहीं छिप सकता। जीवन में पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश मैं मोहल्ले वालों की बातें समझकर उन पर विश्वास कर लेता। दूसरी तरफ माँ मुझे बार बार इसी बात पर डांट रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया। पूरे दिन कमरे से मेरी पत्नी की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। वो लगातार हमें धमकियां देती रहती, बार बार मुझसे कहती कि तुम मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि मेरी गलती की वजह से मैंने अपनी पत्नी को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। माँ ने मुझसे कहा, बेटा अगर ज़्यादा देर हो गई तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके ठीक अगले दिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे, तुम्हारे घर से रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बड़े हिम्मत वाले हो जो अब तक इस घर में टिके हुए हो। तुम्हारी पत्नी और माँ भी दोनों बहुत बहादुर हैं। क्या इनको इन आवाज़ों से डर नहीं लगता? मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करके पूछा, डर तो लगता है, पर क्या यहाँ पर कोई तांत्रिक साधु है जो इस समस्या का उपाय कर सके? उनमें से एक आदमी ने कहा कि इस घर का मालिक बहुत से साधु और तांत्रिक बाबाओं को लेकर आ चुका है, मगर कोई भी उस भूत को भगा नहीं सका। अगर तुम्हारी जानकारी में कोई है तो एक कोशिश तुम भी करके देख लो, हो सकता है भगवान तुम्हारी मदद करे। दोस्तों, मैंने कई लोगों से मदद की उम्मीद करी। हर कोई खुद को साधु और तांत्रिक बाबा कहता, और जब इलाज और भूत के विनाश की बात आती तो साधु उल्टे पांव घर से बाहर निकल जाते। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से घर वापस आया। आज मैं बहुत लेट हो चुका था। शाम को अंधेरा फैल चुका था। मेरे दिल में मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। सच कहूं तो घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बीते कुछ दिनों में घर में ऐसा माहौल हो चुका था जिसके बाद घर में जाने को दिल नहीं चाहता था। बात रही मेरी पत्नी की, उसका कोई दोष नहीं। न जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरी पत्नी से ये सब करवा रही है। वो नहीं जानती कि वो कितना बड़ा पाप कर रही है। कितनी बार तो उसने मेरी माँ पर हमला किया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की, और कई बार तो मुझे नाखूनों से नोचती, मुझे गालियाँ देती, बदतमीजी करने लगती। मजबूरी में हमें उसे कमरे में बंद करना पड़ा। मैं सुध-बुध चुपचाप चले जा रहा था कि अचानक मुझे रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखा। उसने मेरी बाइक को हाथ दिया। मैंने बाइक ठीक उसके सामने आकर रोक दी। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखें बड़ी बड़ी और बहुत गहरी थी। वो अपनी गहरी आंखों से देखने लगा, कहने लगा, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या दुख है तुम्हें, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने उनसे कहा कि अरे चाचा, मैं इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूं, ऐसी समस्या में फंस चुका हूं जिसका उपाय किसी के पास भी नहीं है। चाचा ने कहा, बेटा ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उपाय ना हो। मैं जानता हूं कि तुम एक अजीब चक्कर में फंसे हो। इस पेड़ ने तुम लोगों का जीवन का सुख खत्म कर दिया है। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जो बात मैंने उसे बताई ही नहीं, उन्हें कैसे पता चली। मैंने उनके हाथ छोड़े। मैंने कहा, बाबा आपको ये सब कैसे पता? अगर आपको इतना पता है तो एक बार मेरे घर पर चलकर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मैंने तुरंत उन्हें बाइक पर बिठाया और जल्दी से अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद बाबा ठीक उसी पेड़ के सामने आकर खड़े हो गए और गौर से लगातार उसे देखते रहे। बाबा ने मुझसे कहा, आज रात मुझे इस पेड़ के पास गुजारनी होगी। मैं ठीक इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करूंगा। इसके बाद ही मैं बता सकता हूं आखिर इसका राज क्या है। आखिरकार इस घर में जो कुछ भी हो रहा है
वो हो क्यों रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम अपनी माँ को लेकर एक कमरे में रुकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत निकलना। और ठीक अपनी पत्नी को कमरे में उसे रस्सियों से बांध कर रखो ताकि वो कमरे से बाहर ना निकल सके। दोस्तों, मैंने बाबा की बात मान ली। रात को मैंने अपनी पत्नी को बहुत ही मुश्किलों से रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद मैं खुद अपनी माँ के साथ एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गया। बाबा ने कहा था कि आज की रात हमें कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिलेगा जो कि हमें बहुत डराएगा, पर तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना, बस इतना जान लो। बाबा ने ठीक कमरे के बाहर अपने मंत्रों से हमारे लिए सुरक्षा कवच बना रखा था, और जब तक हम इस कमरे में रहेंगे ये कवच हमारी रक्षा करेगा। ठीक वही हुआ जैसा कि बाबा ने बताया था। अजीब अजीब सी आवाजें, लेकिन हम कमरे से बाहर नहीं निकले। सुबह होते ही बाबा ने हमें बताया कि इस पेड़ पर एक आत्मा रहती है। दरअसल इस घर के मालिक ने अपनी पत्नी को मारकर इस पेड़ के नीचे दफन कर दिया था। ठीक जब उसने इसको यहाँ पे गाड़ा, लोगों से कह दिया कि वो भाग गई। ठीक उसी दिन के बाद से ही ये सब अजीब घटनाएं पेश आ रही हैं। वो आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अगर हम उसे इस पेड़ के पीछे से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दें तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मगर सबसे मुश्किल काम तो ये है उस आत्मा को तुम्हारी पत्नी के शरीर से बाहर निकालना, क्योंकि वो आत्मा तुम पर आशिक हो चुकी है। वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए शायद कभी नहीं मानेगी। ये काम बहुत खतरनाक है। इस काम में तुम्हारी पत्नी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, बाबा की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, बुरी तरह से रोने लगा था। एक तरफ हमारे घर की परेशानियां और दूसरी तरफ मोहल्ले वालों की हंसी। सच कहता हूं, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बाबा के कहने पर मैंने कुछ आदमियों को घर पे बुला लिया और साथ ही साथ पुलिस को भी। उस वक्त घर का जो मेन मालिक था वो विदेश चला गया था। अब कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जो लड़की इस पेड़ के नीचे कैद थी उसे निकालना बहुत जरूरी था। उसकी मुक्ति ही इस घर की बरकत थी। दोस्तों, पेड़ काटने के बाद उसे जमीन से निकाल दिया गया। तब जमीन में एक ढांचा पड़ा हुआ दिखाई दिया। ठीक जैसे ही उसको बाहर निकाला गया तो कमरे से एकदम चिल्लाने की आवाज आने लगी। बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, यह लड़की इसी तरह शोर मचाती रहेगी। यह आवाज इस लड़की की नहीं बल्कि उस आत्मा की है जो कि इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ठीक तुम्हारी पत्नी के शरीर पर कब्जा करके दूसरा जन्म लेना चाहती है। उसे तुम्हारी पत्नी से अलग करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बाबा के हाथ जोड़े, कहा कि कुछ भी करो लेकिन मेरी पत्नी को उस आत्मा से बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बाबा के कहने पर मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मिलकर मैं अपनी पत्नी को एक गाड़ी में डालकर शमशान घाट की तरफ ले आया था। बाबा का कहना था कि जिस जगह पर आत्मा की चिता जलाई जाएगी उस जगह पर तुम्हारी पत्नी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। खैर, जब हम लोग शमशान घाट पहुंचे और जब चिता जलाने का इंतजाम किया गया तो मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहने लगी कि अगर तुमने इस चिता को जलाना नहीं रोका तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो तुम भी इस लड़की को हासिल नहीं कर पाओगे। बाबा ने मुझसे कहा, बस एक यही आखिरी तरीका है इसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने का। बाबा की बात सुनकर मैं खामोश रह गया। चिता जलाने का इंतजाम कर दिया था। मैंने अपने हाथों से उसकी चिता को आग लगाई। उसी वक्त मेरे कानों में मेरी पत्नी की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरी पत्नी की गर्दन पीछे की ओर मुड़ चुकी थी। शायद वो आत्मा जाते जाते अपना काम कर गई, उसे मुक्ति मिल गई। अब शायद उस आत्मा से किसी को भी खतरा नहीं था। मगर इन सब बातों का क्या फायदा, मेरी दुनिया तो खत्म हो चुकी थी क्योंकि मेरी पत्नी मर चुकी थी। दोस्तों, मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये मैंने अपने सपनों में नहीं सोचा था। उस वक्त मैं रोता चिल्लाता, चाहे जो कुछ भी करता, मैं अपनी पत्नी को जिंदा नहीं कर सकता था। ऐसे मौके पर माँ ने ही मुझे संभाला। अगर माँ नहीं होती और वो मुझे हौसला ना देती तो मैं तो कब का मर जाता। सपना के बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब इस घर से भूत का असर खत्म हो चुका था। वो घर बिल्कुल साफ था, किसी भी साए से पवित्र। सच कहूं तो इस घर में रहने को मन नहीं करता था। इस घर में मेरी बहुत सी ऐसी आदतें थी जो मेरी आत्मा तक को झंझोर कर रख देती। बार बार मुझे अपनी पत्नी की याद आती। मैं ठीक इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं था।
मकान मालिक अभी भी विदेश में ही था। अभी तक वो इंडिया वापस नहीं आया था। शायद उसे पता चल गया था कि उसका पाप दुनिया वालों के सामने आ चुका है। अब शायद अगर वो वापस आया तो कानून से बच नहीं सकेगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, इस दुनिया के कानून से तो बच सकता है, मगर ऊपर वाले के कानून से नहीं। आज की तारीख में मैंने उस घर को बेच दिया था। अब मैंने एक अलग जगह पर घर ले लिया है। मैं अपनी माँ के साथ वहीं रहता हूँ। आज कितने सालों गुजर गए, मैं अपनी पत्नी को भूल नहीं सका। माँ के कहने पर मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी में कई खुशियाँ लेकर आई। शादी के 1 साल बाद उसने मुझे एक बेटा दे दिया। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था, मगर इतनी खुशियों के बाद भी उस गम को नहीं भूल सकता जिसमें मेरी ज़िंदगी बसती थी। पर खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूँगा कि बेवजह कोई चीज़ आपके सामने नहीं होती। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। घर के आंगन में उगाया वो पेड़ यूं ही नहीं आया था, बल्कि वो पेड़ उस घर के विनाश का काल बन गया। इस दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, करे कोई भरे कोई। धन्यवाद।